हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्लास 8 के सुगम गणित जो भारती भवन का बुक है उसका प्रश्नमाला 1A के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था पूरे विस्तार में। आज के इस क्लास में हम लोग परिमेय संख्या के गुणा और भाग के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या में गुणन का समृद्ध गुण होता है, मतलब जब दो परिमेय संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। और परिमेय संख्या में इस गुण को, जब दो परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आया परिमेय संख्या आया, इस गुण को ही गुणन के अंतर्गत समृद्ध कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं एक परिमेय संख्या p/q है, दूसरा परिमेय संख्या r/s है। ठीक, जब इनको गुणा करेंगे p/q गुने r/s तो ये भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक परिमेय संख्या हो गया कितना, -8/9। दूसरा परिमेय संख्या हो गया कितना, 6/5। दोनों को हम गुना कर रहे हैं, करिए। 3 × 9 कट गया, 2 × 6, ऊपर आ गया -8 गुने 2/3 गुने 5, कितना आ गया, -16/15। तो ये -16/15 क्या आया, ये भी एक परिमेय संख्या आया। समझ गए। तो जब दो परिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं तो जो गुणनफल आया वो भी क्या आया, परिमेय संख्या। एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में एक परिमेय संख्या है -7/3, दूसरा परिमेय संख्या है -6/11। एक परिमेय संख्या ये है, दूसरा परिमेय संख्या ये है। इन दोनों को हम गुना करते हैं तो ये 3 दूनी 6 कट गया, ऊपर क्या बच गया, -7 गुने -2/11। क्या आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 दूनी 14, 14/11। तो जब ये दो परिमेय संख्या को हम गुना किए तो 14/11 आया, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे तो हम बढ़िया से समझ गए इस दोनों एग्जाम्पल से कि जब भी दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे, चाहे वो कोई भी परिमेय संख्या हो, गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या ये भाग के लिए सत्य है कि जब दो परिमेय संख्या को भाग करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा, चाहे कोई भी परिमेय संख्या हो? तो नहीं, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई दो परिमेय संख्याओं को भाग देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका भागफल भी एक परिमेय संख्या हो। तो ऐसा क्यों होगा? अगर आप एक सिंपल सा उदाहरण अगर आप मन में सोच रहे होंगे कि एक परिमेय संख्या 1/2 ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या -3/5 ले लेते हैं, कोई भी दो आप रैंडमली ले लिए, जब इसको सोल्व करिएगा ये इस तरह का आएगा, 5/-6, इसको -5/6, तो भाग देने पे आ गया इतना। तो कहिएगा सर ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, भाग दिए तो भागफल भी परिमेय संख्या आ गया। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का भाग जो है परिमेय संख्या नहीं होता है? तो इसका रीज़न है, क्या रीज़न है कि परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या आपका 0 भी होता है। ठीक है। अब अगर हम 0 को ले लें तो कोई एक परिमेय संख्या आप ले लीजिए, 3/4 ले लिए, और दूसरा परिमेय संख्या हम 0 रख लेते हैं। ठीक। अब अगर हम आपसे कहें कि 3/4 को 0 से भाग दीजिए तो क्या होगा? तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है, भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गणित में इसको अपरिभाषित कहा जाता है। इसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको भाग नहीं दिया जा सकता। हाँ, आप 0 में किसी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ तो यही कंडीशन आ रहा है, ये वाला, कि किसी संख्या को यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि 0 में भाग दे दीजिए 3/4 से, तो कितना आ जाता है, 0। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, जो आया रिजल्ट वही परिमेय संख्या। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, ऐसे अगर होता है तो कितना रिजल्ट आता है हम लोग का, 0 आता है। तो इस कंडीशन में तो 0 हो गया, मतलब इस कंडीशन में दो परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या आ रहा है। लेकिन यही अगर हम कहें कि 3/4 को भाग दे दीजिए 0 से, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये हो गया अपरिभाषित। इसका तो परिभाषा ही नहीं है गणित में, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या है परिमेय संख्या है कि कौन सा संख्या है? तो कोई संख्या ही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि दो परिमेय संख्याओं का भाग अपरिभाषित भी हो सकता है। जैसे 3/4 भागा 0 परिभाषित नहीं है,
यहाँ 3/4 और 0 क्या है, दोनों परिमेय संख्या है। यहाँ 3/4 और 0 दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देना गणित में परिभाषित नहीं है। ठीक, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ 0 के साथ है। 0 के अलावा और कोई भी हम परिमेय संख्या लें तो उसका भागफल हमेशा परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 शून्येतर, मतलब 0 को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, इंग्लिश में नॉन जीरो बोलते हैं। ठीक है, शून्येतर को। तो 2 शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या होता है। हम कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लें जिसमें 0 नहीं होना चाहिए, जब उसको हम भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या होगा। तो उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में 0 भी आ गया। लेकिन यदि हम शून्येतर परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि 0 को छोड़कर, तब शून्येतर परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। मतलब शून्येतर परिमेय संख्या को अगर हम भाग देंगे कोई 2 शून्येतर परिमेय संख्या को, तो उसका भागफल भी परिमेय संख्या होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक परिमेय संख्या हो गया 2/3। देखिए ये 0 नहीं है, दोनों शून्येतर परिमेय संख्या है। दूसरा परिमेय संख्या हो गया 7/9। हम इसको भाग दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, गुने 9/7। भागा है, गुना में किए तो ये पलट गया, अंश हर में चला गया, हर अंश में आ गया। 7 नीचे 9 ऊपर, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6/7। तो ये क्या आया, जब 2 परिमेय संख्या को भाग दिए, 0 नहीं है मतलब शून्येतर परिमेय संख्या है 0 को छोड़कर, तो उसका भागफल भी परिमेय संख्या आया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक परिमेय संख्या हो गया 8/9, दूसरा परिमेय संख्या होगा -16/27। भागा दे रहे हैं इसको, 8/9 भागा को करेंगे गुना में चेंज, तब 27 ऊपर चला जाएगा, -16 नीचे, ये 9 तिया 27 कट गया, ये 8 दूनी 16 कट गया, 3/-2 माइनस ऊपर चला जाएगा, -3/2। तो यहाँ जब हम 2 परिमेय संख्या को भाग दे रहे हैं और ये चूँकि 0 नहीं है तो इसको शून्येतर परिमेय संख्या कहेंगे, मतलब 0 को छोड़ करके परिमेय संख्या है, तो जो भागफल आया वो भी परिमेय संख्या हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से कि 2 परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, लेकिन 2 शून्येतर परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या होता है। शून्येतर परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब क्या है, हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं, एपिसोड 2 था उसमें, कि क्रम विनिमय का मतलब क्रम को अदला बदली, चेंज करना, इधर से उधर करना। तो कोई 2 परिमेय संख्या है, P/Q और R/S है, P/Q है, R/S है। ठीक है, अब हम एक बार गुना करेंगे P/Q गुने R/S, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जब इसका हम क्रम चेंज कर देंगे, अब पहले इसको गुना किए थे, P/Q को पहले रखे थे, R/S को बाद में, अब क्रम चेंज कर दिया, R/S को पहले रखेंगे, P/Q को बाद में, तो वो उतना ही आएगा जितना इसका था। इसी को बोला जाता है कि अगर हम परिमेय संख्या के गुना में क्रम चेंज करके भी गुना करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा सेम ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो P/Q गुने R/S, R/S गुने P/Q के बराबर ही होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक परिमेय संख्या होगा हमारा 4/3 गुना, दूसरा परिमेय संख्या हो गया -6/7। तो ये कट जाएगा 3 से 2 बार में, 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गया 4 गुने -2/7, ये आ गया -8/7। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रम चेंज कर देते हैं। अब -6/7 को हम पहले रखेंगे, तो -6/7 गुने 4/3 अब करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, ऊपर आ गया -2 गुने 4/7, -8/7। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब 4/3 गुने -6/7 किए तब भी -8/7 आ रहा है, और क्रम चेंज कर दिए, -6/7 गुने 4/3 किए तब भी -8/7 आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अगर हम परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे क्रम में फेरबदल करके भी, तो रिजल्ट वही आने वाला है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम क्रम में फेरबदल करके गुना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दो परिमेय संख्या को हम भाग देंगे ना, जो रिजल्ट आएगा, क्रम चेंज करके भाग देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, वो बराबर नहीं होता है। अगर कोई दो परिमेय संख्या है P/Q और R/S, ठीक है, अब एक बार हम P/Q को R/S से भागा दिए और इस बार हम क्रम चेंज कर दिए, R/S को P/Q से भागा देंगे तो वो बराबर नहीं होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमारा परिमेय संख्या हो गया है 2/7 और एक परिमेय संख्या है 8/21, इसको हम भागा दे रहे हैं 8/21 से, तो कितना होगा? भागा को चेंज कर दिए गुना में, तो 21/8 हो गया, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 7 या 21, 2 चौके 8, कितना आ गया? 3/4 आया। अब हम क्रम चेंज कर रहे हैं, अब 8/21 को पहले लिखेंगे। अब हम 8/21 में भागा दे रहे हैं 2/7 से। अब इसको देखते हैं कितना आएगा, तो 8/21 भागा चेंज हो जाएगा गुना में, ये हो गया 7/2, 7 या 21, 2 चौके 8, ये कितना आ गया? 4/3। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग दे रहे हैं और फिर क्रम चेंज करके भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। एक में 3/4 आ गया, एक में 4/3 आ गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। मतलब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को भाग दे रहे हैं और उसका क्रम चेंज करके भाग देंगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, तो जैसे भाग है वैसे ही बनाना है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत साहचर्य है। साहचर्य का मतलब पिछले वीडियो में भी हम बता चुके थे, जो दूसरा नंबर एपिसोड डाले हैं। साहचर्य होता है कि परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसमें अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करने के बाद भी जब सेम रिजल्ट आ रहा है तो उसको कहेंगे कि वो साहचर्य है। जैसे 3 परिमेय संख्या ले लिए, P/Q, R/S, M/N, ये 3 से ज़्यादा के लिए भी होता है, मिनिमम 3 हुआ, और अगर 2 हुआ तो उसको क्रम विनिमय हम लोग बोलते हैं, क्रम विनिमय का यूज करते हैं। 3 ले लिए, P/Q, R/S, M/N। अब एक बार हम इन दोनों को ग्रुपिंग कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे गुना करेंगे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे गुना करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में ये पूरा का वैल्यू क्या आएगा? बराबर ही आएगा। उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत साहचर्य है। मतलब किसी को भी हम ग्रुपिंग कर लें इधर उधर, प्रोडक्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या हो गया, एक हो गया -4/3, एक हो गया 7/11, एक हो गया 2/3। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं। आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, इसको भी हम बाद में करेंगे ही। तो क्या लिखते हैं, -4/3 गुने, और इसको एक साथ हम गुना करेंगे, ठीक है। इसको एक ग्रुप में हम डाल दिए, एक साथ एक समूह में डाल दिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट में तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये हो गया 14/33, ठीक है। अब 14 चौके हो गया 56 और 33 दिया हो गया कितना? 99। तो ये कितना आ गया? -56/99। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों को ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इसको एक समूह में हम डाल रहे हैं, एक समूह में लिख रहे हैं इतना, और फिर जो आएगा उसको इससे गुना करेंगे, ठीक। इसमें भी नहीं कट रहा है, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो -28/33 गुने 2/3 कितना आ जाएगा? 8×16 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, 2 4 1 5 -56/99। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब इन दोनों को एक साथ समूह में करके इससे गुना किए -4/3 से, तब आया -56/99। फिर इन दोनों को एक साथ समूह में करके इससे गुना किए 2/3 से, तब भी मेरा आया -56/99। मतलब दोनों कंडीशन में गुणनफल सेम ही आ रहा है, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं? सहचर्य होते हैं। आप किसी भी समूह में गुना कर लीजिए, इधर उधर करके किसी भी समूह में आप कर लीजिए, गुणनफल हमेशा सेम देगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इस नियम को बताने का मतलब यही हुआ कि अगर
P/Q गुने R/S गुने M/N दिया हुआ है, तो आप पहले इसके साथ भी गुना करके इसको गुना कर सकते हैं, या फिर पहले इसके साथ भी गुना करके इसको गुना कर सकते हैं, बात बराबर ही आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं भाग के अंदर साहचर्य नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्या गुणन के अंदर साहचर्य है, मतलब किसी भी समूह में करके गुना कर देंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता है, आप समूह बदल लीजिएगा उसके बाद भाग दीजिएगा तो भागफल हमेशा सेम नहीं आएगा, उसका जो भी भाग देने के बाद रिजल्ट आ रहा है वो सेम नहीं आएगा। तो अगर P/Q, R/S और M/N परिमेय संख्या है, तो अगर आप इन दोनों को एक ग्रुप में रख के और P/Q भाग दे रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को ग्रुप में एक साथ रख करके एक समूह में रख के फिर इससे भाग दीजिएगा तो वो सेम नहीं आएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। यहाँ 3 परिमेय संख्या है, 2/3 - 1/4 2/7। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले हम 2/3 भागा -1/4 भागा 2/7, मतलब हम इन दोनों को ग्रुपिंग पहले कर दिए, एक समूह में रख दिए और इसमें भाग दे दिए। ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 2/3 भागा, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, -1/4 गुना 7/2 हो गया। ठीक है। 2/3 गुना, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए, भागा, ये -7/8 हो गया। ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2/3 भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 8/-7, तो 16/21 माइनस में, और माइनस नीचे नहीं रहता है तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -16/21। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों को एक साथ ग्रुप में रखते हैं, पहले इन दोनों को हम भाग देंगे, 2/3 भागा -1/4, जो आएगा इससे भाग दे देंगे। ठीक है। देखते हैं करके रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, भागा हो गया गुना में चेंज, तो 4/-1 हो गया, भागा 2/7, ये 8/-3, तो माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो -8/3 कर दिए, भागा 2/7, फिर उसके बाद -8/3 भागा करेंगे गुना में तो 7/2, तो ये -56/6 आ रहा है। ठीक है। कट जाएगा, 28 दूनी 56, 3 दूनी 6, कितना आ गया -28/3। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया -16/21, और इसका वैल्यू आ गया आपको इसका -28/3। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होता है, मतलब अगर समूह बदल के भाग देंगे तो बराबर परिणाम, एक ही रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं? कि गुणात्मक तत्समक वह संख्या है जिससे किसी परिमेय संख्या को गुना करने पर गुणनफल के रूप में वही परिमेय संख्या मिल जाए। तो वो कौन सा संख्या होगा कि हम किसी भी परिमेय संख्या को गुना करें, चाहे वो 0 हो या कोई भी हो, तो वही संख्या मिल जाए? तो 1 है। इसीलिए परिमेय संख्या 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ। जैसे 3/4 है, तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि 3/4 ही हो जाए? तो 1 से करेंगे। 0 है, इसमें कितना से गुना करेंगे कि ये 0 ही हो जाए? तो वैसे तो कोई भी संख्या होता है, लेकिन 1 भी होता है, इसमें होता है ना। इसमें -5/7 में कितना से हम गुना करेंगे कि -5/7 ही हो जाए? तो 1 से करेंगे। तो इसीलिए गुणात्मक तत्समक हमेशा क्या होगा? 1 ही होता है। और गुणात्मक तत्समक कहते किसको हैं? कि वैसा परिमेय संख्या, वैसा संख्या जिससे भी किसी भी परिमेय संख्या गुना करें तो वही रिजल्ट आ जाएगा, जो कि 1 होता है। अब है गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। ये क्या होता है? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे उसे गुना करने पर परिणाम हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो वह कौन सा संख्या होगा? जैसे
अगर हम एग्जाम्पल में 2/3 लिखते हैं तो हम किससे गुना करेंगे कि 1 आ जाए, बताइए। तो इसका ठीक उल्टा 3/2 से करेंगे ना। अगर 2/3 है तो 3/2 से करेंगे तब ना 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 होगा। या अगर आपको ऐसे निकालना है कि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या P/Q है, उसको हम किससे गुना करेंगे कि 1 हो जाए। अगर हमको नहीं पता है तो हम मान लिए कि वो संख्या क्या है, x है। हम मान लिए कि वो संख्या क्या है, x है। अब चलिए हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर p इधर भागा में है तो इधर चल जाएगा, बराबर के उस तरफ तो गुना में हो जाएगा, और q इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, बराबर के इस तरफ तो भागा में आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, q/p। मतलब ये पता चला हमको कि p/q को अगर हम q/p से गुना करेंगे तब इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। p से p कट गया, q से q कट गया, ठीक है। वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होता है कि जिससे गुना करने पर 1 हो जाए। तो अब यहाँ पर हम आपसे पूछे अगर कि बताइए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप कहिएगा 3/2। तब ना 2/3 को 3/2 से गुना करेंगे तो 1 होगा। p/q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो q/p। समझ गए। वही लिखा हुआ है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या। हाँ, शून्येतर यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है, शून्येतर का मतलब शून्य छोड़ के। अगर आप कहिएगा कि 0 है, अब इसका बताइए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 0 का आप 1/0 करिएगा, नहीं, क्योंकि 0 फिर परिभाषित नहीं होता है। अगर भागा दे रहे हैं 0 से तो परिभाषित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शून्येतर का, कि 0 छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या p/q है, उसको q/p से गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो p/q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, q/p। और q/p को हम p/q का इन्वर्स भी लिख सकते हैं, या q/p को हम p/q के पावर -1 भी लिख सकते हैं। अब -1 क्यों लिखते हैं ये आगे थोड़ा देर में, अभी तुरंत हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा गुणात्मक प्रतिलोम का चर्चा कर लेते हैं। तो उम्मीद है गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग इससे समझ गए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या होगा, 4/3, क्योंकि 3/4 को अगर हम 4/3 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 7/-3 या -7/3 लिख सकते हैं, क्योंकि -3/7 को अगर हम 7/-3 से गुना करेंगे या -7/3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 1/5, क्योंकि 5 को अगर हम 1/5 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना, तो उल्टा हो गया 1/5। तो उम्मीद है आप लोग गुणात्मक प्रतिलोम समझ गए कि जिससे गुना करने पर परिणाम हमेशा 1 हो, ठीक है। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि 1/0 परिभाषित नहीं है। और ये चीज़ अभी हम आपको बताए थे कि शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य को आप इस शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, फिर इसका आप उल्टा करिएगा तो 1/0, लेकिन 1/0 तो परिभाषित है ही नहीं। किसी भी संख्या को 0 से हम भाग दे ही नहीं सकते हैं। ये चीज़ अभी हम जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं। तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा कि शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि 1/0 परिभाषित नहीं है। किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते। अब है क्या लिखा हुआ है, ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसे शून्य के साथ गुना करने पर 1 प्राप्त हो। और ये शून्य के बारे में ही लिखा हुआ है कि 0 जो है गुणात्मक प्रतिलोम में व्युत्क्रम नहीं होता है 0 का कोई भी, क्योंकि ऐसा कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसको 0 के साथ गुना करें तो 1 हो जाए। किसी भी संख्या को आप 0 के साथ गुना करिएगा तो 0 ही होगा, इसीलिए है। और 1/0 से करिएगा तो परिभाषित है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है। हाँ, अब संख्या 1 और -1, संख्या 1 और -1 ऐसी संख्या हैं जो स्वयं की ही गुणात्मक प्रतिलोम होती है। अब 1 का हम कह दें, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए,
तो आप क्या करिएगा, 1 को लिखिएगा 1/1, फिर इसको उल्टा करिएगा तो 1/1, तो 1 ही आएगा। तो क्या हम यहाँ से समझ रहे हैं कि 1 × 1 = 1, तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही हो गया ना। तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1, माने 1 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ भी आपका 1 हो गया, यहाँ भी 1। तो ये खुद का गुणात्मक प्रतिलोम खुद ही हो जा रहा है, वही लिखा हुआ है कि 1 जो है स्वयं की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। इसी तरह -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, -1, क्योंकि -1 को -1 से गुना करेंगे तभी 1 होगा। या अगर आप पुराने तरीके से अभी जैसे बताएं वैसे समझना चाहते हैं तो -1 को हम लिख सकते हैं 1/-1, उल्टा करेंगे तो फिर 1/-1, -1 को -1/1 गुने उल्टा करेंगे, 1/-1 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस खत्म, 1 समझ गए। तो यहाँ से ये हमें पता चला क्लियरली कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि 1 और -1 ऐसा संख्या है जो स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। 1 का 1 ही होगा, -1 का -1 ही होगा। अभी जो पावर में -1 का हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। घात में लगे ऋणात्मक चिन्ह का मतलब संख्या का माइनस होना नहीं है। अगर हम लिख दिए 2 के पावर -3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि -2 के पावर 3, नहीं, बिल्कुल गलत। पावर में ऋणात्मक है तब इसका मतलब क्या हुआ, बल्कि इसका मतलब उल्टा करना या भाग देना होता है। उल्टा करना मतलब 2 के पावर -3 है तो इसको हम उल्टा लिख देंगे 1/2 के पावर 3, समझ गए। या ऐसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 2 को हम 2/1 के पावर -3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/2 के पावर 3। 2 को उल्टा कर दिए तो 1/2 हो गया और माइनस हट जाएगा, तो इसको आप 1 का पावर 3/2 के पावर 3 लिख सकते हैं या 1/2 के पावर 3। वही चीज़ लिख रहा है कि किसी संख्या के पावर में माइनस है, इसका मतलब नहीं कि वो संख्या ही माइनस हो गया, इसका मतलब है उल्टा करके कर देना है या फिर भाग देना है। तो जिस तरह धनात्मक घात बार बार गुना को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है, जैसे 2 के पावर 3 है, इसका मतलब है 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार गुना कर रहे हैं। उसी तरह ऋणात्मक घात बार बार भाग को दर्शाती है। चलिए इसको समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 का पावर 3 है तो बार बार गुना को दर्शा रही थी, 2 × 2 × 2 3 बार। तो किसके साथ गुना, 1 के साथ हो गुना होता है। किसी का पावर कितना भी हो तो किसके साथ गुना है, 1 के साथ। उसी तरह अगर पावर में माइनस है तो वो भाग को दर्शा रहा है। किसके साथ भाग, तो 1 के साथ। तो 1, अब 2 के पावर -3 है तो 2 3 बार भाग होगा, 2/2/2 किससे, 1 से। अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो 1/2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1/2/2/2 यहाँ है। अब इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, फिर /2, फिर 1/2 भागा को चेंज कर दिए गुना में तो 1/2 हो गया, फिर /2, फिर 1/2 × 1/2, इस भागा को चेंज किए गुना में तो ये 1/2, तो 1/2 × 2 × 2 आ गया। इसी को लिखते हैं ना कि 1, अब बटा को भागा का साइन लिखते हैं भागा, 2 × 2 × 2, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि 3 बार भागा दे रहे हैं किसी संख्या में, या उस संख्या को 3 बार गुना करके एक ही साथ भागा दे दें, बात बराबर ही है। इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ से हो गया 1/2 के पावर 3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया कि किसी भी संख्या का पावर में माइनस है तो हम उसको 1 से भागा दे देंगे उस संख्या को उतना बार गुना करके। तो यहाँ से यही ऑब्जर्व हो रहा है कि a का पावर -a का मतलब कोई भी संख्या रख लीजिएगा यहाँ पे, -n का मतलब पावर में कोई भी संख्या रख लीजिएगा, वो हमेशा 1/a का पावर n, जितना जो संख्या का पावर है वही रहेगा। अब जैसे 5 के पावर -7 तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/5 के पावर 7। समझ गए कि अब अगर आ गया a/b के पावर -n तो वो हो जाएगा b/a के पावर n। कैसे, यहाँ पे तो कर रहे थे सर कि 1/a के पावर n होता है, फिर ऐसे कैसे हो गया, सेम चीज़ है। देखिए कैसे, a/b का पावर -n
तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं 1 बटे ए बटे बी का पावर माइनस एन, और यहाँ बटा का मतलब क्या, भागा हो गया, और ए बटे बी के पावर एन का मतलब क्या, ए का भी पावर एन, बी का भी पावर एन। भागा को हम चेंज किए गुना में, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब बी के पावर एन बाई ए के पावर एन आ गया। अब दोनों का पावर सेम है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ए बटे बी के पावर माइनस एन बराबर बी बटे ए के पावर एन आ गया ना, समझ गए। तो इसीलिए ये इतना डिटेल में हम ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप ये समझ गए तो आपको सिंपली यही करना है कि अगर 2 बटे 3 के पावर माइनस 5 दिखे तो सीधा पलट दीजिए 3 बटे 2 के पावर 5। 7 बटे माइनस 3 के 7 के पावर माइनस 3 दिखे तो सीधा पलट दीजिए, 7 को 7 बटे लिख सकते हैं, 1 बटे 7 के पावर 3। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम आपको इतना सारा चीज़ बताएं कि इसका रीज़न क्या है कि पावर में माइनस होता है तो पलट जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाता है। समझ गए आप। अब है नेक्स्ट गुणन के योग पर वितरण। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 परिमेय संख्या अगर p बटे क्यू, आर बटे एस, एम बटे एन, ठीक है। तो अगर हम एक परिमेय संख्या p बटे क्यू को गुना कर रहे हैं बाकी 2 परिमेय संख्या के जोड़ से, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बार हम इससे गुना कर देंगे p बटे क्यू गुने आर बटे एस, और दूसरा बार हम इससे गुना कर देंगे p बटे क्यू गुने एम बटे एन, तो बराबर ही आएगा। मतलब पहले अगर हम, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले जोड़ के हम इससे गुना करें तो वही आएगा जब पहले हम इसको गुना कर दें और फिर इसको गुना कर दें और दोनों को जोड़ दें। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है कि 2 बटे 3 परिमेय संख्या है, 2 बटे 3 है, -4 बटे 9 है, 5 बटे 7 है, ठीक है। ये तीनों परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको जनरली सोल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, नॉर्मली कैसे सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो इसको हम सोल्व किए तो लघुत्तम हो गया 63, ऊपर आ गया -28 प्लस 45, 45 में से 28 गया, 17 बटे 63 आ गया। गुना किए तो 34 बटे 189 आ गया। इसको हम नॉर्मली सोल्व किए तब इतना आया। अब जब हम गुणन के योग पर वितरण का यूज करेंगे तब क्या करेंगे, पहले हम इसको इससे गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुना कर रहे हैं पहले, फिर इसको हम इससे गुना करेंगे। चलिए इसको इससे गुना कर रहे हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तब तो इसके बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जब हम इसको, इस ब्रैकेट वाले को सोल्व किए तो इतना आया, इस ब्रैकेट वाले को सोल्व किए तो इतना आया, जब दोनों को जोड़िए तब इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसका वैल्यू भी आ रहा है 34 बटे 189 और इसका वैल्यू भी आ रहा है 34 बटे 189। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये और ये बराबर हैं। समझ गए। तो इतना करने का क्या मतलब हुआ, तो इतना करने का यही मतलब हुआ कि अगर इस फॉर्म में आपको दिख जाए, इस फॉर्म में कि एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या के जोड़ के साथ गुना हो रहा है, तो हम एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से भी हम करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। अब इसका ये भी मतलब है कि अगर आपको कहीं इस तरह का दिख जाए p बटे क्यू गुने आर बटे एस प्लस p बटे क्यू गुने एम बटे एन, तो इसका मतलब ये है कि जब इस कंडीशन में आपको दोनों जगह इस तरफ जोड़ के इस तरफ वाले में और जोड़ के उस तरफ वाले में दोनों जगह सेम चीज़ मिल जाए तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ से p बटे क्यू और p बटे क्यू दोनों में तो हम p बटे क्यू को कॉमन निकाल लिए। अब इसमें से हम p बटे क्यू निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, r बटे एस प्लस का साइन, फिर इसमें से हम p बटे क्यू निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, m बटे एन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।